तो जो एक माँ से ज्यादा बच्चे मेड से कंफर्टेबल हैं। आगे तो दिखने के लिए श्री राम और माँ सीता के मंदिर से सब खुश हैं, पर कोर्ट में सबसे ज्यादा जिस बात पर डिस्कशन हुआ वो आपका दिमाग हिला देगा कि भाजपा ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर इन लॉज में एक अमेंडमेंट किया जो कि एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। लोग की ट्रेन के नीचे पत्थर रखोगे, कल कोई दूसरा आपकी ट्रेन के नीचे पत्थर रखेगा। जिंदगी अपने ही बच्चे के पालन पोषण का खर्च देने के बाद भी उससे मिलने के लिए तड़पो। कोर्ट सिस्टम में महिलाओं को लेकर बायसनेस आप देखिए तो इस लेवल की है। 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ के टोटल बजट का लगभग दोगुना। इन कानूनों को बनाकर सोसाइटी को एक ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहां लोग शादियों से बचेंगे और पूरा सोशल सिस्टम खतरे में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में डावरी डिमांड का एक ऐसा केस सामने आया जिसने रिलेटिव की मीनिंग बदल कर रख दी। जहां एक वाइफ जो अपने हस्बैंड से 200 किलोमीटर दूर रहती थी, उसने अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर 498 के अंडर में एक FIR किया। पर ट्विस्ट ये है कि वहां हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था और FIR में उस लड़की का भी नाम था कि डावरी के लिए उसने वाइफ को हरास किया। अब कोर्ट में सबसे ज्यादा जिस बात पर डिस्कशन हुआ वो आपका दिमाग हिला देगा। वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात का डिस्कशन किया गया कि गर्लफ्रेंड को रिलेटिव के अंदर रखा जाएगा या नहीं। आप सोचिए, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट करता है और उसकी वाइफ चीटिंग का केस ना डालकर उसके ऊपर डावरी का केस लगा देती है जो आगे जाकर झूठा साबित होता है। और कोर्ट में इस बात पे डिस्कशन होता है कि गर्लफ्रेंड रिलेटिव के अंदर आएगी या नहीं, क्योंकि अगर आएगी तो चलो फिर कोर्ट और कचहरी करो, और अगर नहीं आएगी तो भैया घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस गलती का क्या जो हस्बैंड और वाइफ ने चीटिंग करके किया, या फिर उस वाइफ ने जो झूठा इल्जाम लगाया। आखिर क्यों जो शिखर धवन की वाइफ की गलती निकलती है तो उसके बाद ही मेंटेनेंस आदमी को देना पड़ता है, यहाँ तक कि उसके पैसे की खरीदी हुई चीजें भी उसे वापस नहीं मिलती। अरे अगर आप बच्चा नहीं पाल सकते तो पति से बच्चों के नाम पे पैसे क्यों हड़प रहे हैं। जैसे अतुल सुभाष से हर महीने 40,000 केवल बच्चे के खर्च के नाम पे लिए जा रहे थे और उन्हें अपने बेटे से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। उस आदमी की मृत्यु के बाद भी कल्प्रिट्स को बेल मिल गई और उनके पिता आज भी धरना दे रहे हैं। कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी खराब है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि खुद 98,000 कमाने वाली महिला उस आदमी से जो 1.25 लाख रुपए महीने का कमा रहा है उससे 7500 रुपए पाने के लिए कोर्ट में लड़ रही है। 98,000. His salary is 1,16,000. 1,16,000. This is not like that because the matrimonial case is pending. That also, right, as of right, the wife should have maintained. Not think of that. The court took into account the fact that I have 8 parents, both are retired. My husband's mother stays in Kuwait. Was he taking care of your parents before when you both of you are together? No. Then that is not his concern at all. 7,500 rupees. But even if both of them are together, will he pay the? आखिर कैसे कानून के दायरे में रह रहे हैं हम, जहां हस्बैंड वाइफ को चीटिंग करते हुए पकड़ भी ले तो एडल्ट्री का केस लगा सकता है, पर अगेंस्ट में क्या होगा? आपको सिर्फ डाइवोर्स केस डिसाइड करने के लिए 5 से 7 साल लग जाएंगे, पर तब तक आप पर डावरी और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे हीनियस क्राइम्स के इल्जाम लग जाएंगे और पीछे पुलिस पड़ जाएगी और आपको मेंटेनेंस देना चालू करना पड़ेगा। ये हाल है इस देश में कानून का, और इसीलिए आप समझो कि आने वाला समय और बदतर होने वाला है, क्योंकि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लॉ मिसयूज हो रहा है, यहाँ तक कि इसको लीगल टेररिज्म तक कहा जा रहा है। तो आप समझो जो इसमें फंसे हैं उन पर क्या बीत रही होगी। और ये समस्या सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी है क्योंकि लोग सुसाइड कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी बढ़ी है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उन पर और उनकी रेपुटेशन पूरी तरह से तार्निश हो जाती है। इससे पहले कि हम अगले मेन इशू पर चलें, हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। 48% ऑफ रेप केसेस और 40% ऑफ डावरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस फेक पकड़े गए हैं, और उन पर एक्शन क्या हुआ? ऑलमोस्ट नील कंपेयर टू द लॉस ऑफ जॉब एंड रेपुटेशन। तो बस सिंपल एक सॉल्यूशन है कि जिस केस के आरोप लगे हैं वो सेम पनिशमेंट उस वाइफ और उसकी फैमिली मेंबर्स को मिले। इट्स एज सिंपल एज दैट। और नहीं तो ये 1983 में बने हुए लॉज को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें। आपको याद है पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के मामले बहुत सामने आते थे, और उसके डावरी जैसे ही कई बड़े कारण थे जिन पर रोक लगाया जाना बहुत जरूरी था और लगा भी। और इसीलिए 1983 में ये 498 जैसे कड़े कानून बने और उनका डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पर जैसे पूरे समाज का ढर्रा बन रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्द हमें मेल इन्फेंटिसाइड की न्यूज मिलना स्टार्ट होगी। क्योंकि आप समझो जो एक आदमी थोड़ा भी अच्छा कमाना खाना चाहता है या अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है तो उसे पहले इतने महंगे महंगे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ना पड़ता है, और गलती से अगर सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ मुंह मोड़ लिया तो ये फेस करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट जॉब ना देखकर प्राइवेट में किसी स्टार्टअप या फिर अच्छी जॉब की तरफ जाता है तो हमारी दीदी आ जाती हैं। और आप समझो यहाँ सरकार आपको इस तरह से बरगला रही है कि यहाँ सट्टा लगाना तो अलाउ है, पर वहीं रोड के साइड में बाइक लग जाए तो नगर निगम वाले सुपरमैन से तेज काम करते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट में कोई कितना भी लॉस कर दे, भैया तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, पर जैसे ही प्रॉफिट किया तुरंत इनको शेयर दो। वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने पुलिस लगाकर तुम्हारे लिए कानून व्यवस्था दी है, इतने अच्छे पानी और इतने अच्छी हवा की व्यवस्था की है, और जो गरीब हैं उनको इतना अमीर बना दिया। और मैं ध्रुव राठी तो हूं नहीं जो हर बात पर एजेंडा बनाकर केवल इस सरकार को ब्लेम करता जाऊं। तो मैं आपको असली कारण बता देता हूं। जैसे आप ये देखो। सही सुना आपने दोस्त, जब से मोदी सरकार IPC को हटाकर BNS लेकर आई है, मेंस रेप एक गुनाह ही नहीं है हमारे देश में। अब आप इस एजेंडे को समझो कि अतुल सुभाष पर वीडियो बनाई, पर अतुल सुभाष के कॉन्टेक्स्ट में ना के बराबर बात की गई। इन्होंने ये तो बता दिया कि भारतीय न्याय संहिता की कमी है, पर ये नहीं बताया कि इसी IPC की 498 पहले भी वैसे एग्जिस्ट करता था और इसका प्रॉपर मिसयूज हो रहा था। आप मानो या ना मानो, पर ये बंदा उतना ही बताएगा जितना इसके नैरेटिव में सेट हो रहा है।
पर ट्रुथ ये है कि भाजपा ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर इन लॉज में एक अमेंडमेंट किया जो कि एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, पर वो क्या है वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। पर तब तक ये जान लो कि ये देश अगले कुछ सालों में और बुरी हालत में क्यों जाने वाला है। उसका मेन रीजन है यहाँ के लोगों का माइंडसेट। आप ये वीडियोस देखो। ये जो छेद आप देख रहे हो ये एसी का वेंट है ट्रेन में। तो क्या है कि किसी भाई को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो उखाड़ करके अपने घर ले गया। तो भाई ना पिछले 70 साल में और ना ही अगले 100 साल में कुछ बदलेगा। और हाँ, एक चीज बदलेगी, वो है सरकार। और हम नई सरकार से फिर यही रोना चालू करेंगे जो आज इस सरकार से करते हैं। इसीलिए सही सवाल और सही कदम दोनों साथ में उठाना पड़ेगा। और सबसे पहले अपना माइंडसेट सही करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप एक लोग की ट्रेन के नीचे पत्थर रखोगे, कल कोई दूसरा आपकी ट्रेन के नीचे पत्थर रखेगा। सरकार तो 2-4 लाख हर किसी को देकर फुर्सत ले लेगी, पर ये पैसा वसूलेगी कहाँ से? और उसके लिए हमें आपको दीदी को टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ बच जाता है तो लोन लेकर आपको इन लोग को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यहाँ तक की हालत ये है कि पूरी जिंदगी अपने ही बच्चे के पालन पोषण का खर्च देने के बाद भी उससे मिलने के लिए तड़पो। और अगर कुछ ना समझ आए तो सुसाइड तो है ही। और हमारे कोर्ट सिस्टम में महिलाओं को लेकर बायसनेस आप देखिए तो इस लेवल की है। वुमेन की बॉडी पर कमेंट करना तो हरासमेंट है, और वहीं इस देश के सबसे बड़े आदमी के बेटे की बॉडी शेमिंग की जाती है, पर उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं? आप समझिए, जब अंबानी के लड़के पर कमेंट करने का ये हाल है तो आम आदमी को इग्नोर करना लॉ के लिए कौन सी बड़ी बात है? याद रखिए, तराजू तभी बैलेंस होता है जब दोनों तरफ लगभग बराबर वेट हो। आखिर ये कौन सा जस्टिस हुआ कि तराजू के एक तरफ तो 2 kg का वेट रखो, पर दूसरी तरफ अपने मन से थोड़ा सा कोई भी सामान रखकर बिना बैलेंस किए दे दो? आखिर ये किस तरह का जस्टिस हुआ और इस जस्टिस का क्या मतलब हुआ? हर चीज में मैथ लगाने वाले लोग जीवन की मैथ में इतने पीछे कैसे रह सकते हैं? आप चीटिंग के प्रूफ दिखाइए, उस पर तो पेशी होगी। और उसने कुछ फेक लॉज भी लगा दिए तो खर्च देना चालू करो। तो आप इन कानूनों को बनाकर सोसाइटी को एक ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहां लोग शादियों से बचेंगे और पूरा सोशल सिस्टम खतरे में आ जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि चाहे जितनी बराबरी कर लीजिए, बट एज अ मैन, अ फादर, अ हस्बैंड और अ सन इज रेडी टू डाई फॉर यू इन लव। और वहीं सुसाइड करने के लिए आज आपका लॉ उनको मजबूर कर रहा है। आपको पता है ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? वैसे तो दिखने के लिए श्री राम और माँ सीता के मंदिर से सब खुश हैं, पर उनको पूजा करने का अर्थ है कि उनके दिखाए रास्ते पर भी चलो। आप सोचो, अगली सुबह जब श्री राम का राजा बनना तय था, उस वक्त माता पिता के एक वचन के कारण पूरा राजपाट छोड़ वन की ओर निकल गए। वहीं माँ सीता को रावण ने सोने की लंका से लेकर क्या क्या नहीं देने का प्रस्ताव रखा, पर फिर भी माँ सीता प्रोग्राम के लिए अडिग रही और कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं। पर आज माँ बाप की ऐसी दुर्दशा और पति पत्नी में ऐसा जहर ये दिखाता है कि हम हमारे भगवानों को मंदिर में तो स्थान दे रहे हैं और अपने आचरण में नहीं। और उसका एक बड़ा कारण एक रिपोर्ट में मिला जो ये बताती है कि डाइवोर्स होने में न्यूक्लियर फैमिली का होना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पहले जो दादा दादी घर में थोड़ा ही बच्चों की जिम्मेदारी देखते थे, उसके कारण उनमें संस्कार जिंदा रहते थे। उन्हें तो आपने ओल्ड एज होम भेज दिया या घर से बाहर निकाल दिया। अब आपके ना रहने पर घर में कौन कब आ रहा है, क्या सही है क्या नहीं सही है, डिफाइन करते करते डाइवोर्स तक कब ना बता जाती है पता नहीं चलता। ऊपर से जो बची कसर रहती है उसे डाइवोर्स लॉयर पूरा कर देते हैं। आप जानते हैं डाइवोर्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है, पर वो बताने से पहले मैं आपको एक टेस्टिमोनी दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ग्रैंड पेरेंट्स का घर में होना कितना जरूरी है। She want to be a teacher. Saya sendiri nak jadi princess. Princess? I don't think he's set his mind yet on anything in particular. I think pilot. I want to be a pilot when I grow up. His favorite subject should be English. Chinese. Usually when she have nightmares, she won't wake up, but she will scream and cry. Cari saya. Dia ketakutan, mimpinya seram. I will tell my auntie to sleep beside me when I have nightmares. आप सोचो, एक माँ से ज्यादा बच्चे मेड से कंफर्टेबल हैं। आखिर क्या करोगे इन पैसों का जब बच्चों के लिए आप उनके माँ बाप की तरह ही नहीं रहोगे? इसलिए कोशिश करें कि एक माँ बाप को घर से निकालने की जगह उन्हें घर का हिस्सा बनाएं, क्योंकि याद रखिए कि आने वाले समय में बच्चे वही करेंगे जो आज वो देखेंगे। और ऐसा मैं नहीं, ये रिसर्च कह रही है। तो आज आप वही करें जो अपने बच्चों से कल अपने लिए उम्मीद रखे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इसका मेन बेनिफिट वो डाइवोर्स इंडस्ट्री लेगी जो आज लगभग 12,000 करोड़ की हो गई है। मतलब 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ के टोटल बजट का लगभग 2 गुना। अब आप समझो, इस डाइवोर्स का असली बेनिफिशियरी कौन है? ये डाइवोर्स लॉयर्स। जैसे पहले 498A में हस्बैंड को बेल मिलना मुश्किल था, और 2014 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर भाजपा ने कुछ बदलाव किया, जिससे 498A लगने पर बेल मिलना थोड़ा सा आसान हो गया था। तो इन लॉयर्स का कहना था कि इस अमेंडमेंट की वजह से बेल एप्लीकेशन रिड्यूस होंगी और इनकी लाइवलीहुड पर खतरा आ जाएगा। अरे इस देश में डाइवोर्स मिलना तब तक मुश्किल है जब तक अगला स्पाउस ट्रूअल ना प्रूव्ड हो जाए, और ये प्रूव कराने के लिए लॉयर्स एडवाइस कर देते हैं कि फॉल्स एलिगेशंस लगा दो। यहाँ तक कि हस्बैंड को लेसन सिखाने के लिए 498A लगवाने की एडवाइस दी जाती है। और एक क्लियर ट्रेंड 498A से 377 की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, जो है अननेचुरल, क्योंकि अब 498A की जगह 377 में बेल मिलना मुश्किल है। और अंत में हाई कॉन्फ्लिक्ट हस्बैंड और वाइफ दोनों को बेनिफिट नहीं देता, उल्टे दोनों का समय, पैसा और साथ ही साथ दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी बढ़ाता है। पर असली बेनिफिट कौन पाता है वो तो आपने समझ ही लिया होगा। वैसे तो पूरा डाटा तैयार करने के बाद वीडियो बहुत लंबी बन जाती, इसीलिए मुझे लगता है जो मैसेज आपको देना था वो शायद आप तक पहुंच चुका है। और एक बात आपको बतानी है कि वो टेम्पल्स जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उन पर मैं कुछ रिसर्च कर रहा था,
जिसमें कई सारे चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। इसलिए कमेंट में मात्र 100 लोग अगर टेम्पल कमेंट कर देते हैं तो मैं वो वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। बाकी ये वीडियो शेयर होकर हमारे देश के MP और MLAs तक पहुंच जानी चाहिए, ताकि फेक केस करने वालों को भी वही सजा मिले जो सामने वाले को गलती करने पर मिलती, ताकि इनोसेंट लोग इसमें कम हो, क्योंकि दुनिया में कोई भी लॉ सिस्टम या कपल परफेक्ट नहीं होते। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये बिग बॉस वगैरह में कोई भी अगर जीत के आ जाए तो दुनिया पीछे पीछे उसके और गवर्नमेंट पीछे पीछे उसके, तो फिर बात कैसे कर रहे हो आप स्पोर्ट्स को ऊपर उठा दोगे। मैं एशियन मेडलिस्ट भी हूँ, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट भी हूँ, मैं अर्जुन अवार्डी भी हूँ। मैं ये कोई मजाक थोड़ी है ये बेल्ट जीतना, वर्ल्ड टाइटल है, वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। मेरे पास किसी को भी गवर्नमेंट का मैसेज नहीं है, किसी भी मीडिया का मैसेज नहीं है। पर लेकिन कहाँ गई अब जो मीडिया है जो स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हमारे देश में इतने लोग हैं और हमारे मेडल इतने कमाते हैं, कहाँ हो, कहाँ है? उनसे पूछो कहाँ है मंदिर, कौन जानता है मंदिर को। और आज ये जीतने के बाद फिर मेरे पास एक मेरे सीनियर्स विजेंद्र कुमार का कॉल आया और उन्होंने मुझे शाबाशी दी और मिले मुझसे। सो ये रियलिटी है ये इंडियन स्पोर्ट्स।